अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 और लास्ट टाइम हमने माइटोसिस को पढ़ लिया था। तो आज हम मियोसिस को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि मियोसिस में कौन कौन से अवामिल होते हैं और कितने मराहल से गुजर कर सेल जो है वो तकसीम होता है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियोसिस सन 1876 में एक साइंटिस्ट था ऑस्कर हार्वर्ड, और इसने जो है मियोसिस को दरियाफ्त किया था और इसने ये कहा था कि मियोसिस जो है इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है, क्रोमोसोम की तादाद जो है वो आधी हो जाती है। तो मियोसिस दरअसल एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका जो कि है म्यून का मतलब होता है छोटा करना। तो छोटा करने से मुराद ये है कि जब क्रोमोसोम जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो सेल की तकसीम के दौरान मियोसिस में माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम की तादाद आधी नहीं होती, लेकिन मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। तो इस वजह से ये म्यून से बढ़ने का इसका मतलब आधा हो जाना, क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। तो इसमें फिर एक टर्म यूज़ की जाती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो जब अभी तो मैं मियोसिस की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन मियोसिस की तारीफ करने से पहले आपको दो टर्म्स समझ लेनी चाहिए। और दो टर्म्स कौन सी हैं? एक है हैप्लॉइड और एक है डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड में क्या होता है कि हैप्लॉइड में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो आधी होती है और डिप्लॉइड में क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल होती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूँ बताऊँ कि इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम इन्हें हम 2n कहेंगे। n से मतलब ये होता है तादाद, ठीक है, और 2 यानी ये दो मतलब जोड़े में है, यहाँ पे क्रोमोसोम जोड़े में है। और जब क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है तो ये फिर 23 में आ जाते हैं। अब ये जो है ये 1n है। अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो 46 है इसे हम कहेंगे ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, और जो 23 है आप इसे कहेंगे कि ये क्या है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। और स्टूडेंट ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस जो होती है वो सोमैटिक सेल में होती है, और जो मियोसिस होती है वो होती है जर्म सेल। जर्म सेल कौन कौन से होते हैं? जर्म सेल होते हैं एग और स्पर्म। एग और स्पर्म जो है ये जर्म सेल है। एग किसमें पाया जाता है? ये फीमेल में, और स्पर्म जो है ये मेल के अंदर पाया जाता है। तो जब सोमैटिक सेल यानी हमारे बॉडी सेल बन रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, और जब जर्म सेल बन रहे होते हैं यानी एग और स्पर्म बन रहे होते हैं तब हमारे जो है वो सेल के अंदर मियोसिस होती है। स्टूडेंट इस बात को याद रखना है कि एग और स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हैप्लॉइड होनी लाजमी है, यानी क्रोमोसोम की तादाद आधी होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब नस्ल बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजेशन होती है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं, एग और स्पर्म मिलते हैं, तो फर्ज करिए ये इंसानी एग और स्पर्म है, तो 23 क्रोमोसोम इसके होंगे, 23 इसके होंगे, तो ये दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम बनाएंगे। तो इस वजह से मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाएगा। अगर जर्म सेल में माइटोसिस होती तो जाहिर बात है माइटोसिस में तो क्रोमोसोम की तादाद आधी होती ही नहीं है, लिहाजा फिर क्या होगा यही कि बात 46 से फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम की तादाद नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 46 होती है। तो 46 क्रोमोसोम को अगली नस्ल में बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मियोसिस करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, तो मियोसिस की अब डेफिनेशन हम यूँ करेंगे कि सेल की ऐसी तकसीम जिसमें एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल, इसको मैं यूँ कह लूँ कि ये एक सेल है और ये 2n है। 2n में हम इसे क्या कहेंगे? डिप्लॉइड एंड, कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल, और ये क्या है बेटा? पेरेंट सेल। एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल चार हैप्लॉइड, ये क्या है बेटा? डॉटर सेल है। कि सेल की ऐसी तकसीम जिसमें एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल तकसीम होकर 4
हैप्लॉइड डाटा सेल में तकसीम होता है और क्रोमोसोम की तादाद डाटा सेल में पेरेंट सेल की बनिस्बत आधी हो जाती है। तो ये एक जामे तारीफ है किसकी, मियोसिस की, कि जिसके जरिए आपको एक पूरा खुलासा मिल जाता है। ये पूरा खुलासा है मियोसिस का, ये पूरा खुलासा है। तो इस पूरे खुलासे में आप ये देख सकते हो कि सेल जो होता है वो 1 से 4 में तकसीम होता है और क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी कहा गया है कि मियोसिस जो है वो मियोन से निकला, जिसका मतलब है आधा हो जाना, कम हो जाना, सुकड़ जाना। तो ये सारे जो है वो इसकी एक समरी में आ जाती है। अब आते हैं कि मियोसिस में जब सेल तकसीम होना स्टार्ट होता है तो कौन कौन से मराहल से गुजरता है, जो कि इसके बुनियादी मराहल है। उसमें हम देखेंगे कि मियोसिस को हम दो जो है मजीद मराहल में तकसीम करते हैं, जिसमें इसको एक हम कहते हैं कि मियोसिस 1 और एक कहते हैं मियोसिस 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक मियोसिस 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मियोसिस 2 है। यानी मियोसिस 1 जब होगी तो 2 सेल बनेंगे और जब मियोसिस 2 होगी यानी उन 2 सेल के नतीजे मियोसिस 2 होगी तो वो 4 सेल में तकसीम हो जाएंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम मियोसिस 1 को डिस्कस करते हैं। मियोसिस 1 को हम मजीद जो है वो मरहल में तकसीम करते हैं। इसके मरहल भी सेम वैसे ही हैं जैसे कि हमने माइटोसिस में देखे थे कि माइटोसिस में सबसे पहले हमने कहा था कि इंटरफेस होता है, इंटरफेस के नतीजे में फिर जो है G1 फिर S फिर ये सारे इसमें भी वैसे ही होंगे। लेकिन फिर जब हम माइटोसिस को प्रोफेज मेटाफेज टेलोफेज में तकसीम करते थे तो यहाँ पर एक पहचान के लिए, एक फ़र्क के लिए, या क्योंकि ये पहली मियोसिस है तो इसको हमने अपना नाम दे दिया है कि मियोसिस 1 के जो फेज होंगे हम उनके साथ भी मन लगा दे जाएंगे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो सबसे पहले हम प्रोफेज 1 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट प्रोफेज 1 में होता क्या है? सबसे पहले ये आप देख लें कि इंटरफेज के दौरान एस फेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो चुकी है। अब होगा क्या कि प्रोफेज 1 के दौरान जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो धागानुमा होता है, अभी तकसीम होने से पहले क्रोमोसोम जो होता है धागानुमा होता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, गाढ़ा होता है, वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करने के बाद क्रोमोसोम अपने साथ ऐसे लंबाई के रूप ऐसे सीधे आ जाते हैं। क्रोमोसोम लंबाई के रूप अपने साथ सीधे आ जाएंगे और जब क्रोमोसोम लंबाई के रूप अपने साथ सीधे आ जाते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कहते हैं। और उस टाइम ये जो क्रोमोसोम होते हैं इन्हें हम टेट्रिड भी कहते हैं क्योंकि इनके साथ जो है वो क्रोमेटिन 4 क्रोमेटिन होते हैं, 1 2 3 4, तो इन्हें टेट्रिड भी कहा जाता है। 4 क्रोमेटिन होने की वजह से इन्हें हम टेट्रिड भी कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड लंबाई के रूप जब जुड़ते हैं तो 2 क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अब कैसे, ये बात मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताई, अभी बता देता हूँ कि फर्ज करें कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम है, अब इनके ये जो क्रोमेटिड हैं, ये इस क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड ये तो आपस में इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, लेकिन ये जो क्रोमेटिड और ये जो क्रोमेटिड है ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होंगे बल्कि इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये लंबाई के रूप जब जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर ये एक जोड़ बनाते हैं। ये जैसे मैंने जोड़ बनाया, इस तरह का जोड़, यानी 2 क्रोमोसोम ऐसे आपस में जोड़ बना लेंगे। ये जो जोड़ बनेगा इसे हम कहेंगे क्याज़मेटा। इस जोड़ को हम कहेंगे क्या कहेंगे? क्याज़मेटा। अब क्याज़मेटा के नतीजे में होता क्या है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये अपने हिस्सों का तबादला करते हैं। अपने हिस्सों का जब तबादला करते हैं तो एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है वो दूसरे क्रोमोसोम क्रोमेटिड पर चला जाता है और एक दूसरे का पहले के जो है वो क्रोमेटिड पर उसका सेगमेंट चला जाता है। नतीजे में रिशफलिंग होती है। रिशफलिंग के लिए तबादला होता है क्रोमोसोम के हिस्सों का। जब क्रोमोसोम के हिस्सों का तबादला होता है तो नया जेनेटिक मेकअप बन जाता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। एक नया कम्बिनेशन बन रहा है, एक नई तरतीब बन रही है, जिसके नतीजे में यही तो वो जगह होती है, यही तो वो पॉइंट होता है कि जिसमें हम अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। क्यों मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि यही जो क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी क्रोमोसोम जब अपने हिस्सों का
तबादला करते हैं तो ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। इसी क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो है वो आप कह रहे हैं कि हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारी तरतीब, जीन की तरतीब वो चेंज होती है और हम जो है अपने वालिदैन से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ये बड़ा अहम और क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे एक वो आप कह सकते हैं कि एक आने वाली नस्ल की जो तरतीब होती है वो बना होता है, यहाँ पे ही डिटरमाइंड हो जाती है। अब जब साइनस क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो नतीजे में क्या होता है कि यही न्यूक्लियर इनकलाब जो होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो मुखालिफ कुतुबीन पर आ जाते हैं और क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर होता है, या आपको मैं माइक्रोस्कोप में पढ़ा चुका हूँ, काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं और यहाँ पे काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता है जिसे हम प्रोफेज 1 कहते हैं। प्रोफेज 1 के बाद जो है वो हमारा मेटाफेज 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये क्या है, हमारा मेटाफेज 1 है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल एक सेंटर में तरतीब पा चुके होते हैं और तरतीब पाने के बाद यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं। और आपको याद होगा, मैंने माइटोसिस में आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर एक फर्क है माइटोसिस और मियोसिस के मेटाफेज में। ये एक बुनियादी फर्क ये होता है कि माइटोसिस के मेटाफेज में आपको एक एक क्रोमोसोम मिलेगा, जोड़ों में नहीं होगा, लेकिन मियोसिस के मेटाफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में होते हैं। ये एक निशानी है कि ये कौन सा मरहला चल रहा है, ये मेटाफेज 1 चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये अपने हिस्सों का तबादला कर लेंगे, आपकी वो 9th की बुक में भी आपने देख लेना है। यहाँ पे तो मैंने तमाम क्रोमोसोम को ब्लैक मार्कर से ही शो किया है, तो बुक में आप देखेंगे कि एक रेड में क्रोमोसोम, एक रेड में और एक ब्लू में। तो जब तबादला होता है तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर ब्लू का सेगमेंट होगा और एक क्रोमोसोम के ऊपर रेड का सेगमेंट होगा, यानी ब्लू के ऊपर रेड का सेगमेंट और रेड के ऊपर ब्लू का सेगमेंट मौजूद होगा, जो ये शो कर रहा होता है कि जी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। जब ये मुकम्मल हो जाता है मेटाफेज, तो उसके बाद आ जाता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि एनाफेज में जो सेंट्रियोल होते हैं वो क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचते हैं। अपनी तरफ खींचने के दौरान दोनों क्रोमोसोम जो जोड़े में होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने जो कुतुबीन की तरफ हरकत शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो टेलोफेज 1 का मरहला आता है। टेलोफेज 1 में फिर वही प्रोसेस होता है जो मैंने बताया था आपको, माइटोसिस में बताया था कि टेलोफेज और प्रोफेज जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं, बल्कि उलट है। अगर प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से ये किस सूरत में आना शुरू हो जाएंगे, क्रोमेटिन की सूरत में आना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर इनवेलप खत्म हुई थी तो यहाँ पे न्यूक्लियर इनवेलप बनना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस वही रिपीट होता है किसके अंदर, टेलोफेज के अंदर। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं और वो 2 डॉटर सेल जो होते हैं 2 डॉटर मियोसिस 1 के दौरान 2 डॉटर सेल बनते हैं। यानी अब हम यूँ कहें कि अभी तक हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं और ये जो 2 सेल बने अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है मियोसिस 2। ये जो मियोसिस 2 है इसको आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया। वजह इसकी ये बन गई है कि मियोसिस 2 जो है वो सेम वैसी है जैसे कि माइटोसिस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस में क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम हाफ ऑफ होता था, तो मियोसिस 2 के अंदर भी जो क्रोमोसोम जो होंगे वो हाफ ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसमें मेन फर्क ये है कि मियोसिस 2 में अब जैसे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 था, मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2। बाकी पूरा प्रोसेस माइटोसिस की तरह ही होगा और आखिर में हमें जो होंगे वो 4 डॉटर सेल जो हैं वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो है मियोसिस का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता